गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। देखो बच्चों, हमने 8th तक हमारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। 8वीं कविता हमारी गज़ल थी। गज़ल तक हमने पोर्शन कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपने जितना पाठ कविताएं पढ़ाई है उन सबका होमवर्क दिया हुआ कंप्लीट करके रखा होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहानी लेखन भी दिया था। उस कहानी लेखन के तीनों की तीनों कहानियां भी आपकी लिखकर हो चुकी होगी। ठीक है, तो अभी हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। अभी इनका परिचय हम करवा कर लेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 1978। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या लिखी है हम देखेंगे। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी, ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी लेसन है इस संबंधी कुछ जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है कि स्त्री शिक्षा कितनी जरूरी है। इस बात को समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर, यानी पुरातन जो विचार है उन विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इस पाठ में लेखक ने क्या किया है? नारी सम्मान यानी स्त्री का सम्मान, इस बात को उन्होंने महत्व दिया है। अभी हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। पात्र, इसके पात्र कुछ इस प्रकार है। उमा जो पात्र है वो है सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप, उमा के पिता। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर, युवक। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। रतन, रामस्वरूप का नौकर। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अभी ये जो है वो ये क्या दिया है हमें, एकांकिका दी गई है। तो इसमें जो है वो पात्र तो परिचय हमने देखा है। तो इसका सीन जो है वो सीन उन्होंने इस प्रकार दिखाया है शुरुआत का कि एक कमरा होता है और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की यानी जिस व्यक्ति की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। अधेड़ उम्र यानी वह उम्र जिसमें व्यक्ति न तो जवान होता है और न ही बूढ़ा होता है, उस उम्र को कहा जाता है अधेड़ उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। उन्होंने क्या किया होता है? एक तख्त को पकड़ा हुआ होता है और उसे पकड़कर वो अंदर आते हैं। तख्त का मतलब है लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी, उसे कहा जाता है तख्त। उसे पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा रखा है। दूसरी ओर किसने पकड़ा है तख्त को? उनके नौकर ने पकड़ा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। यहाँ पर देखो, हमने पात्र परिचय में देखा है रामस्वरूप कौन है? उमा के पिता है। और रतन कौन है? जो रामस्वरूप का नौकर है। अभी देखो, इन्होंने मालिकी रूप में, मालिकी स्वर में उन्होंने क्या कहा है अपने नौकर को? अबे धीरे धीरे चल, यानी थोड़ा धीरे धीरे तुम चल। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उस साइड में तुम कर दे उधर। रतन, बिछा दे साहब। अभी रतन क्या कहता है? इस तख्त को बिछा दे क्या? रामस्वरूप, जरा तेज आवाज में यानी आवाज बढ़ाकर। और क्या करेगा? परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? वो आवाज बढ़ाकर। अभी देखो सामने वाला कौन है? नौकर है। तो नौकर पर हुक्म चलाते हुए वो क्या कहता है? और क्या करेगा? बिछाने के लिए तो यहाँ पर लाया है, और क्या करेगा उसका?
परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, यानी भगवान के यहाँ जब अकल बांटी जा रही थी तो तुम देर से पहुंचे थे क्या। देखो मोस्टली ऐसे जिन लोगों का दिमाग ठीक से नहीं चलता या जो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें पूछा जाता है कि भगवान अकल बांट रहा था तब तुम कहाँ गया था, ऐसे कहा जाता है। वैसे ही राम स्वरूप ने अपने नौकर रतन को भी पूछा कि भगवान के यहाँ जब अकल बांट रहा था भगवान तो तू वहाँ देर से पहुंचा था क्या, यानी सारी अकल खत्म हो जाने के बाद पहुंचा था क्या कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा भी नहीं चलता। बिछादू साहब, यानी वो उसे गुस्सा करके बोल रहे हैं यहाँ पर। और यह पसीना किस लिए बहाया है, और यह पसीना हमने किस लिए बहाया है, कि इतनी मेहनत हमने किस लिए की है, तख्त यहाँ लाने के लिए मेहनत क्यों हमने यहाँ पर की है। रतन तख्त बिछाता है, ही। रतन क्या करता है, वो तख्त बिछा देता है और हंसता है, ही करके वो हंसता है, बात को वो टाल देता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। दरी का मतलब होता है मोटे सूत का बिछवान, जिसे हम कारपेट भी कहते हैं। वो दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। वो कहते हैं कि बीबी जी के कमरे में जो हारमोनियम रखा हुआ है और सितार वो तुम उठाकर यहाँ ले आओ, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन हारमोनियम और सितार ये दोनों चीज़ें लाने के लिए जाता है, और रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा ये दोनों क्या करते हैं, दरी बिछाते, तख्त पर दरी बिछाते हैं, कारपेट बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा क्या कहती है रामस्वरूप को, तुम इतनी तैयारियां कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जो लाडली बेटी है, प्यारी बेटी है उमा, वो तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना, देखो बच्चों, मुंह फुलाना ये क्या है, एक मुहावरा है। मुंह फुलाना यानी क्या, नाराज होना। तुम्हारी जो लाडली प्रेमा जो है वो कहती है कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है उमा, वो तो नाराज होकर बैठी हुई है। रामस्वरूप, क्या हुआ? रामस्वरूप पूछते हैं कि उसे नाराज होने के लिए क्या हुआ, ऐसे क्या बात हुई है कि जो वो नाराज हो गई है। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, तुमने ही मुझे यह बताया था कि उसे ठीक ठाक करके यानी ठीक से तैयार वगैरह करके नीचे लेके आना। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। वो कहते हैं अरे हाँ, उमा से कह देना जरा करीने से आए, यानी ढंग से नीचे आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, जो आने वाले लोग हैं वो जरा ऐसे ही है। अब कैसे है वो हम देखेंगे। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। जो लोग आने वाले हैं वो कैसे है कि खुद जो है वो पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में वो लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, मगर उनकी ये उम्मीद है कि उनके घर में जो लड़की आने वाली है वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी यहाँ पर अगर ये सेंटेंस देखते हैं तो इससे पता चलता है कि उमा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, और उसके वजह से वह मुंह फुलाकर बैठी हुई है, और ये सारी तैयारियां उन लोगों के, उन मेहमानों का स्वागत करने के लिए की जा रही है। उन लोगों के बारे में, वो लोग कैसे हैं, वो रामस्वरूप ने अभी हमें बताया। प्रेमा और लड़का, वो कहते हैं कि अगर उन्हें लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए तो वो लड़का कैसा है, वो पूछती है, और लड़का फिर वो कैसा है। रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी बाप से भी बढ़कर लड़का है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में उसने बीएससी की है, और बीएससी के बाद लखनऊ में वो मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। उस लड़के का कहना है शादी एक अलग सवाल है और पढ़ाई दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। वो कहता है क्या करूं, मजबूरी है। यानी क्या मजबूरी है, देखो हर एक माता पिता को क्या लगता है, हमारी जो बेटी है वो ऐसे घर में जाए जहाँ वो बहुत ही सुख शांति से जिए, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसा घर हर एक माता पिता को अपने लड़की के लिए वो ढूंढते हैं। और ये आने वाले लोग जो है वो
उनके वर्णन के अनुसार ऐसे ही है, इसलिए वो कहते हैं कि क्या करूं, मजबूरी है, क्या करूं, मजबूरी है। रतन, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में, यानी आवाज धीमे कर कर वो कहता है बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर, जैसे ही रतन जो है वो बाबूजी बाबूजी ऐसे आवाज देता है, वैसे ही रामस्वरूप क्या करता है, दरवाजे से बाहर झाँकता है। अरे प्रेमा, वे आ भी गए, यानी जो मेहमान आने वाले थे वो आ भी गए हैं। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। देखो वो क्या कहते हैं, तुम उमा को समझा देना। रामस्वरूप जो है वो अभी प्रेमा, उनकी पत्नी प्रेमा जो है उससे कहते हैं कि तुम उमा को ये समझा देना, वो थोड़ा सा गा देगी, थोड़ा सा गाना वाना गाएगी मेहमानों से। अभी वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी से बात करते हैं और तभी मेहमानों से हाँ 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 आइए आइए, यानी हंसते हुए वो क्या करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं, उन्हें घर में बुलाते हैं, आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। वो बाबू गोपाल प्रसाद जो है वो आकर बैठते हैं और देखो हमारे घर में कोई भी मेहमान आए, फर्स्ट टाइम अगर आने वाला हो तो हम पूछते हैं ना कि हमें हमारा मकान ढूंढने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई, जल्दी मिल गया ना, कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। वैसे ही रामस्वरूप जो है वो भी उनसे पूछते हैं, गोपाल प्रसाद जी से पूछते हैं कि हमारा मकान जो है वो ढूंढने में आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई है ना। गोपाल प्रसाद खकरा कर, यानी ऐसा करके नहीं। तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। देखो तांगे वाला जानता था, जैसे अभी हमें कोई जगह जाना हो तो हम ऑटो वगैरह करके जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हें वो जगह मालूम होती है। वैसे ही तब क्या थे, तांगे थे, तो वो कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था तो रास्ता कैसे नहीं मिलता, मिल गया। रामस्वरूप हाँ 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 हाँ, यानी हंसते हैं। लड़के की तरफ मुखातिब होकर, अभी वो क्या करते हैं, लड़के के तरफ मुखातिब यानी के सामने की ओर रुख करना, ठीक है, लड़के के तरफ रुख कर कर, यानी लड़के के तरफ देखकर। और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है। वो पूछते हैं कि आपको अभी कितने दिनों की छुट्टियां है। शंकर जी यही कोई शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, कॉलेज में तो कुछ भी छुट्टियां हमें नहीं है, वीकेंड में चला आया है। वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे, उसमें मैं यहाँ पर चला आया हूँ, वैसे तो कॉलेज की कोई छुट्टियां नहीं चल रही। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, यानी आपका जो कोर्स है वो कोर्स खत्म होने में 1 साल तो रहा होगा, 1 साल तो बचा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल, यानी देखो यहाँ पर वो ठीक से आंसर दे रहा है क्या। उन्होंने पूछा कि 1 साल, अगर हमें पूछा जाए एसवाई में है तो आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा, टीवाई में लास्ट ईयर में, बराबर है, तो कितना साल लगेगा, 1 साल। अगर 9वीं कक्षा में हो तो 10वीं के लिए कितना साल लगेगा, 1 साल। वैसे ही इनको भी पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होने में सिर्फ 1 साल बचा होगा, तो शंकर कहता है यहाँ पर जी यही कोई साल 2 साल, यानी 1 साल या 2 साल ऐसे भी लग सकते हैं। रामस्वरूप साल 2 साल, अभी रामस्वरूप भी चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं साल 2 साल, यानी मतलब क्या है, उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। शंकर हाँ 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 हंसते हुए जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। वो क्या कहता है यहाँ पर, 1 साल का मार्जिन, यहाँ पर अर्थ है अंतर। मैं एग्जाम में क्या करता हूँ, 1 साल का अंतर यहाँ पर रखता हूँ, यानी हमें समझ जाना चाहिए। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रथा क्या होती है कि जो पुरानी विचारों परंपराओं के अनुसार सवाल लड़के वाले पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की के पिता ने ही सवाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए गोपाल प्रसाद ने अपनी आवाज और बोलने का तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, यानी अभी वो उनसे कहते हैं अच्छा तो साहब अब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस की बातचीत यहाँ आगे समझेगा। रामस्वरूप चौकर बिजनेस समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, यानी वो यहाँ किस लिए आए हैं गोपाल प्रसाद और शंकर, तो जो लड़की है उसे देखने के लिए, उमा जो है उसे देखने के लिए वो यहाँ पर
आए हैं, अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और उस नाते को जो रिश्ता बनने वाला है उसको नाम इन्होंने किसका दिया है, बिजनेस का नाम दिया है। और ये नाम सुनकर जो राम स्वरूप है वो भी चौंक जाता है, वो उसे भी आश्चर्य लगता है। बिजनेस यानी एक रिश्ता यहाँ शुरू होने वाला है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, बिजनेस यह नाम दे दिया। और उनके दिमाग में ये आ जाता है बिजनेस यानी वो समझ जाता है। लेकिन वो कहता है कि अच्छा लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, यानी इसके पहले कि आप क्या करो, आप अभी आए हो तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह आप कर लो। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं कि आप सब क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी आप इतना शिष्टाचार क्यों निभा रहे हैं। तकल्लुफ़ करते हैं यानी क्या, आप इतना शिष्टाचार क्यों निभा रहे हैं। राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, शिष्टाचार किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, अंदर जाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि इसमें शिष्टाचार या तकलीफ किस बात की है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, यानी ये तो मेरा बड़ा नसीब है कि आप जो है वो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, यानी हमारे यहाँ पर पधारे हैं, हमारे यहाँ पर आप आए हैं, ये हमारा नसीब है। ऐसा कहकर रामस्वरूप जो है वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से यानी किससे, शंकर से, क्यों, क्या हुआ, वो पूछते हैं क्यों, तुम्हें क्या हुआ है। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, यानी अच्छे से बैठना चाहिए, तुम इतना झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारा ब्याह जो है वो तय करने आए हो, तुम्हारी शादी जो है वो पक्की करने यहाँ पर आए हो, कमर सीधी करके बैठो, ठीक से कमर सीधी करके बैठो, स्ट्रेट तुम यहाँ पर बैठो, झुककर मत बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, तुम्हारे दोस्त जो है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जो है वो ठीक ही कहता है कि शंकर की बैकबोन इतना ही कह पाते हैं। बैकबोन यानी क्या, रीढ़ की हड्डी। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं, यानी जब वो आगे का बोलना चाहते हैं तब तक राम स्वरूप जो है वो चाय की ट्रे लेकर आते हैं, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कह पाते, वो चुप रह जाते हैं। और राम स्वरूप क्या करता है, चाय की ट्रे लेकर आता है और मेज पर रख देता है। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। गोपाल प्रसाद कहते कि आखिर आपने माना ही नहीं, आप चाय नाश्ते के लिए लेकर ही आए हैं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, चाय जो है वो प्याले में डालते हुए हाँ हंसते हैं, एक फॉर्मेलिटी वो हंसने की वो करते हैं हाँ। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, वो यहाँ पर पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय पसंद है, ऐसा सवाल वो वहाँ पर करते हैं। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, यानी आपको ब्लैक टी पसंद है या दूध डाली चाय पसंद है, ऐसा वो वहाँ पर पूछते हैं। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं, मुझे आप आधा दूध दे दीजिए और आधी चाय दीजिए, और हाँ, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। और क्या कहते हैं गोपाल प्रसाद, आप क्या करो, थोड़ी चीनी यानी शक्कर भी थोड़ी ज़्यादा डालिए। शंकर खखार कर यानी ऐसा कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, यानी जो लोग ज़्यादा चीनी लेते हैं उन लोगों पर क्या लगाएगी, टैक्स वो लगाने वाली है, ऐसा शंकर यहाँ पर कहते हैं। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। चाय पीते हुए गोपाल प्रसाद जो है वो चाय पीते हुए कहते हैं कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है यानी पैसे कमाने हैं तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। बस एक ही बात पर सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर का प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या, अभी रामस्वरूप जो है वो पूछते हैं कि कौन से चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए, कौन सी बात है, कौन सी ऐसी एक ही बात है जिस पर टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स, अभी ये जो गोपाल प्रसाद है वो क्या कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स यानी खूबसूरत होने पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, इनका ये जो आंसर है वो सुनकर दोनों भी क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब,
यह एक ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी ना करेंगे। यानी देखो कि खूबसूरती पर टैक्स अगर लगाया जाए तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखूं, मैं ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत हूँ, ऐसी उसकी सोच होती है। और अगर टैक्स देने से हम अगर खूबसूरत बन सकेंगे, अगर हम कहलाए जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो है ये टैक्स देने का चू भी ना करेगा। देखो टैक्स देने वक्त कितने सारे बहाने दिए जाते हैं, कई लोग टैक्स नहीं भरते हैं। अगर खूबसूरती पर टैक्स लगा जाए तो हर एक व्यक्ति हम खूबसूरत है यह बतलाने के लिए क्या करेगा, टैक्स भरता जाएगा। ऐसा मजाक इन्होंने यहाँ पर किया है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने। वो कहते हैं वाह वाह बहुत सोचा आपने, खूब अच्छा सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। आजकल क्या हो गया है, खूबसूरती का सवाल ही बेढब हो गया है। बेढब यानी निराले ढंग का। जो खूबसूरती का सवाल है वो भी कैसे हो गया है, निराले ढंग का हो गया। बेढब यानी क्या, निराले ढंग का हो गया है। हम लोगों के जमाने तो यह कभी उठता भी न था। अभी वो उन लोगों के ज़माने के बारे में सोचते हैं कि उन लोगों के ज़माने में खूबसूरती के बारे में कोई सोचता भी न था, कोई सवाल भी नहीं उठता था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तश्तरी जो है, प्लेट जो है, वो गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं। यानी कभी नहीं साहब कभी नहीं ऐसा कहते हैं कि ये सवाल बेढब हो गया है वगैरह। हमारे ज़माने में ये कभी सवाल कभी उठता भी नहीं था। ये सारी चीज़ें उनके बारे में वो कहते हैं कि कभी नहीं साहब कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी शंकर की तरफ देखकर उनकी ओर बढ़कर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, खूबसूरती के बारे में आपके क्या सोच विचार है, आप क्या सोचते हैं इन सारी बातों के बारे में। शंकर किस मामले में, यानी इतनी सारी चर्चा शुरू है, इन सारे बातें शुरू है, किस बारे में डिस्कशन शुरू है। शंकर वहाँ बैठा है लेकिन कौन से बात पर डिस्कशन शुरू है ये शंकर को समझ में ही नहीं आता। और जब रामप्रसाद उन्हें पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो वो कहते हैं किस मामले में, यानी जो सारी चर्चाएं गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप इन दोनों के बीच में हो रही थी उन बारे में इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने कुछ भी सुना नहीं था। रामस्वरूप फिर वो टॉपिक बताते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। रामस्वरूप पूछते हैं कि शादी तय करते हुए खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी खूबसूरत होना कितना जरूरी है। गोपाल प्रसाद बीच में ही, गोपाल प्रसाद जो है वो बीच में ही रामस्वरूप जी की बात काट देते हैं और बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा तो मिल ही गया होगा। अभी गोपाल प्रसाद जो है वो क्या कहते हैं, ये बात दूसरी है कि क्या सोच रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बात जो है वो दूसरी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। जो लड़की है वो उसका खूबसूरत होना निहायत, निहायत यानी क्या, अत्यंत ज़रूरी। निहायत यानी क्या, अत्यंत ज़रूरी। जो लड़की है उसका सुंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। और जायजा, जायजा जन्म पत्र कुंडली तो मिल ही गया होगा, जो जायजा है वो मिल ही गया होगा। यानी यहाँ पर देखो सामने वाला लड़का कैसे भी हो लेकिन लड़की कैसे चाहिए होती है, क्या मेंटेलिटी है, उस पर ये जो लेखक है उन्होंने व्यंग यहाँ पर, करारा व्यंग यहाँ पर कसा है। उन्होंने समाज के जो विचार है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि लड़का कैसे भी हो लेकिन लड़की कैसे होनी चाहिए, सामने वाली खूबसूरत होनी चाहिए। भले ही लड़का खूबसूरत ना हो लेकिन आने वाली बहू जो है या आने वाली लड़की जो है वो कैसी होनी चाहिए, निहायती यानी अत्यधिक सुंदर ही होनी चाहिए। ये जो सोच विचार है समाज के, यहाँ पर लेखक ने हमें यहाँ पर बतला कर दिए है। और वो कहते हैं कि जायजा तो मिल ही गया होगा, यानी जन्म पत्र जो है वो मिल ही गया होगा, कुंडली जो है वो मिल ही गई होगी। रामस्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, यानी कुंडली का मिलना क्या मुश्किल बात है, आजकल तो बहुत ही आसान बात है कुंडली मिलवा देना। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी के भगवान के चरणों में रख दो और बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, यानी खुद ब खुद वो मिल गई ऐसा समझ लीजिए। यानी यहाँ पर भी करारा व्यंग कसा है कि अगर नहीं हो पाता तो नाम वगैरह चेंज करके भी क्या किया जाता है, कुंडलियां मिलाई जाती है।
शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। शंकर भी इस बात पर हंसता है लेकिन गोपाल प्रसाद जो है वो गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़की को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। गोपाल प्रसाद जो है वो पढ़े लिखे हैं, वकील है खुद, ऐसे उन्होंने बताया। लड़के को भी बीएससी के बाद डॉक्टर के लिए आगे भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सोच विचार क्या है, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यहाँ पर हमारी जो पुरानी विचारधारा है, पुरानी परंपरा है, उन पर उनके बारे में लेखक ने यहाँ पर हमें बतलाने की कोशिश की है कि पहले जो माना जाता था लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें घर के काम अच्छे से आने चाहिए, उन्हें सिलाई करना आना चाहिए, घर में खाना बनाना, रसोई बनाना, घर को संभालना, ये सारी बातें आनी चाहिए। इतना आ गए यानी बहुत कुछ उसे आ गया, शिक्षा उसके जीवन में अधिक महत्व नहीं रखती थी। वैसे ही पुराने ख्यालात किसके हैं, बापू गोपाल प्रसाद जी के हैं, यानी वकील फैमिली से होकर भी उन्होंने जो स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहिए वो उन्होंने यहाँ पर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए और लेकिन घर के सारे काम आने वाली उन्हें चाहिए। रामस्वरूप हाँ हाँ करते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करा जरा जोर से। मेज को एक तरफ वो सरका देते हैं और अंदर के दरवाजे की तरफ वो मुंह कर देते हैं और जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, यानी पान ला देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उमा क्या करती है, पान की तश्तरी यानी प्लेट जो है वो लाती है और अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, यानी जब वो अंदर से आती है और अपने पिता के हाथ में पान की जो प्लेट है वो देती है, उस समय उसका चेहरा जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ उसका जो सुनहरी रिम वाला चश्मा है वो दिखता है। जैसे उसका चश्मा दिखता है वैसे बाप बेटे चौंक उठते हैं, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, यानी देखो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ ऐसे आश्चर्य से चश्मा, यानी लड़की को चश्मा है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कैसे आपके लड़की को चश्मा है। यहाँ पर देखो कि लड़की को चश्मा भी नहीं चाहिए, ये क्या उसका दोष है, नहीं, लेकिन ये जो विपरीत परिस्थितियां है वो यहाँ पर लेखक ने दिखाने का प्रयत्न किया है। रामस्वरूप जरा सबका कर जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पिछले महीने में क्या हुआ था, इसकी आंखें दुख रही थी और आंखें दुखने की वजह से क्या किया गया है, थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए इसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने कहा है कि इसे चश्मा लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखो कि चश्मा है तो वो भी क्यों है, वो उसका आंसर देना पड़ रहा है। वो उसके पिता ने बताया कि उसकी आंखें दुख रही है, इसके वजह से उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। देखो यहाँ तक हमने ये जो पूरा पाठ देखा, इस पाठ में हमने देखा कि जो गोपाल प्रसाद और शंकर जो है वो उमा को देखने के लिए आते हैं और किस प्रकार उनके बीच में बातचीत होती है। इतना हमने इस वीडियो में देखा, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।